एविएशन के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा तक नहीं गया था। अक्सर जब हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन के इंजन साथ छोड़ देते हैं तो प्लेन के भविष्य का फैसला कैबिन क्रू के हजारों घंटों के अनुभव के सहारे ही होता है। टाका एयरलाइंस की इस फ्लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसके दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि प्लेन के पायलट्स इन कमांड कार्लोस डार्डानो ने इस इंसिडेंट के करीब 3 साल पहले एक दुर्घटना में अपनी एक आंख खो दी थी। तो क्या आज कैप्टन डार्डानो इस प्लेन को वापस धरती पर ला पाएंगे, या ये दिन इस फ्लाइट के यात्रियों के लिए सबसे बदकिस्मत दिन होगा? Taka Flight 110. चौबीस मई 1988 को टाका इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 110 अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। बोइंग 737-300 मॉडल का ये प्लेन एकदम नया था, जिसे सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही एयरलाइंस ने लीज पर लिया था। 737 मॉडल का ये प्लेन अपने समय के सबसे एडवांस प्लेन में से एक था, जिसे बोइंग कंपनी ने इसी साल बनाया था। MSN 23838 सीरियल नंबर के साथ बोइंग की प्रोडक्शन लाइन में बनने वाला ये 1505वां एरोप्लेन था। एरोप्लेन आमतौर पर 20 से 30 साल तक काम में लिए जाते हैं और ये प्लेन सिर्फ कुछ महीने पहले ही बनाया गया था, इसलिए प्लेन में किसी तरह की कोई गड़बड़ होने की संभावना बेहद कम थी और पायलट्स के लिए इसे फ्लाई करना एक दिलचस्प एक्सपीरियंस था। टाका एयरलाइंस की ये फ्लाइट USA के सैन सैल्वाडोर से बलीज और फिर बलीज सिटी से न्यू ऑरलिन्स के लिए एक शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट थी। इस समय फ्लाइट में 38 पैसेंजर्स के साथ 7 क्रू मेंबर्स भी थे। रूटीन चेकअप समाप्त होने के बाद फ्लाइट में बलीज सिटी के फिलिप SW गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। प्लान के अकॉर्डिंग फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको को क्रॉस करने के बाद लुसियाना कोस्ट को पार करना था, जिसके बाद ये फ्लाइट न्यू ऑरलिन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच करने वाली थी। प्लेन के 29 साल के पायलट एंड कमांड कार्लोस डार्डानो के पास कुल 13,400 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से कुल 4,000 से भी ज्यादा घंटे उन्होंने इसी मॉडल के एयरक्राफ्ट पर बिताए थे। कैप्टन डार्डानो ने पिछले 30 दिनों में 85 घंटे से भी ज्यादा समय तक फ्लाई किया था। इस घटना से करीब 3 साल पहले 1985 में कैप्टन डार्डानो के करियर में एक ऐसी घटना घटी थी जिसका असर डार्डानो पर पूरी जिंदगी रहा। दरअसल 1985 में एल सैल्वाडोर में सिविल वॉर शुरू हो गई थी और इस दौरान कैप्टन डार्डानो एल सैल्वाडोर में DC-3 कार्गो प्लेन उड़ा रहे थे। अपनी एक उड़ान के दौरान नीचे से आ रही गोलियों के फायर ने डार्डानो के चेहरे को इतनी बुरी तरह जख्मी किया कि डार्डानो ने अपनी बाईं आंख हमेशा के लिए खो दी थी। हालांकि इस बेहद दर्दनाक हादसे के बाद भी डार्डानो ने अपने फ्लाइंग करियर को कंटिन्यू किया, जो कि इस पेशे के लिए उनकी शानदार स्किल्स और कमिटमेंट को दिखाता है। टेक ऑफ के बाद शुरू के कुछ मिनट तक फ्लाइट में सब कुछ सामान्य रहा और इस दौरान ये प्लेन 35,000 फीट यानी करीब 10,500 मीटर की ऊंचाई पर गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहा था। पायलट के सामने लगी स्क्रीन पर मौसम काफी खराब दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने न्यू ऑरलिन्स एयरपोर्ट के लिए डिसेंट करना शुरू कर दिया। इस एरिया का मौसम खराब था, जिसे पायलट्स अपने सामने लगी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे थे। कैबिन क्रू के सामने लगे वेदर रेडार पर कई रेड सेल्स दिखाई दे रहे थे। पायलट्स की डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए वेदर रेडार का पैटर्न समझना जरूरी है। दरअसल वेदर रेडार में आसपास के एरिया का मौसम आमतौर पर 3 अलग अलग कलर्स में दिखाया जाता है। इसमें ग्रीन का मतलब मौसम साफ होना, येलो का मतलब हल्की बारिश और हल्का टर्बुलेंस और रेड का मतलब बेहद खराब मौसम होता है। फ्लाइट 110 की स्क्रीन पर इस समय कई सारे रेड एरियाज दिखाई दे रहे थे। आमतौर पर जब पायलट्स भारी बारिश वाले क्षेत्र में फ्लाई करते हैं तो वो अपने इंजन के इग्निशन को लगातार ऑन रखते हैं ताकि इंजन लगातार पावर देता रहे।
इसके साथ ही प्लेन में एंटी आइस सिस्टम भी मौजूद होता है जो प्लेन के इंजन के अंदर बर्फ को जमने से रोकता है। न्यू ऑरलिंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपना डिसेंट शुरू करने के बाद जब ये प्लेन 30,000 फीट पर आया तो पायलट को अपने सामने घने बादल दिखाई दिए। इन बादलों के बीच से सुरक्षित तौर पर गुजरने के लिए पायलट्स ने अपने इंजन को कंटिन्यूअस इग्निशन पर रखा और प्लेन के एंटी आइस सिस्टम को ऑन कर दिया। कैबिन क्रू के सभी एफर्ट्स के बावजूद जब एयरक्राफ्ट ने ऐसे एरिया में एंटर करना शुरू किया जहां पर तूफान और भारी बारिश के साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी मौजूद थे, ऐसे एरिया में फ्लाई करना किसी भी पायलट के लिए एक पूरे सपने की तरह होता है जिसे पायलट जल्द से जल्द खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में सिचुएशन कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। इस समय पायलट एक ऐसे एरिया में फ्लाई कर रहे थे जहां उनके सामने लगी विंडो में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट्स अंधेरे में हो रहे अपने सफर को जल्द से जल्द खत्म होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि असल चुनौती अभी बाकी थी। न्यू ऑरलिंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ डिसेंट करते समय घने बादलों, भारी बारिश और बर्फ के बड़े टुकड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये प्लेन जब 16,500 फीट यानी करीब 9,450 मीटर की ऊंचाई पर आया तो पायलट्स ने अपने सामने लगी स्क्रीन पर देखा कि प्लेन के दोनों इंजन की पावर बेहद तेजी से कम हो रही थी। शुरू में पायलट्स को लगा कि ये केवल खराब मौसम के कारण है, लेकिन जल्द ही पायलट्स की ये गलतफहमी दूर हो गई जब प्लेन के दोनों इंजन ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया और प्लेन की ऊंचाई तेजी से कम होने लगी। जब प्लेन के दोनों CFM56 टर्बोफैन इंजन्स फेल हो चुके थे और ये प्लेन एक ग्लाइडर बन चुका था जो आसमान में बिना किसी थ्रस्ट और इलेक्ट्रिकल पावर के तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आगे बढ़ रहे प्लेन्स में इंजन्स के फेल होने के बाद भी विंग में लगे फैन बाहर की तेज हवा के कारण घूमते रहते हैं। प्लेन में एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है जो इन्हीं फैन से कनेक्ट रहती है। ऐसे में इंजन्स बंद होने के बाद भी अगर फैन लगातार घूम रहे हैं तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट प्लेन के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लेती है। फ्लाइट 110 के क्रू ने भी इंजन के फेल होने के बाद प्लेन की ऑक्सिलरी पावर यूनिट को ऑन कर दिया, जिससे प्लेन में पावर सप्लाई दोबारा रिस्टोर हो गई। तेज हवा से घूम रहे फैंस के साथ अगर इंजन्स को दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाए तो कई बार इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर जब फ्लाइट 110 के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया तो क्रू ने इसी तरह से इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। कैबिन क्रू की कोशिशों के बदौलत प्लेन के इंजन्स दोबारा स्टार्ट तो हो गए, लेकिन इंजन्स अब भी सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। इंजन्स के द्वारा सही से काम करने की उम्मीद में कैबिन क्रू ने थ्रॉटल को लगातार फुल पर रखा, लेकिन इससे थ्रस्ट जनरेट की बजाय इंजन का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगा। इंजन के टेम्परेचर का बढ़ना प्लेन के लिए काफी खतरनाक बात थी, क्योंकि इससे प्लेन के दोनों इंजन्स में आग लग सकती थी। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पायलट्स ने अल्टीमेटली प्लेन के दोनों इंजन्स को बंद कर दिया। अब तक प्लेन करीब 10,500 फीट यानी लगभग 3,150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया था, जिससे पायलट्स की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। इस सिचुएशन में ये बात क्लियर हो गई थी कि प्लेन न्यू ऑरलिंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में पायलट्स को अपने आसपास कोई सुरक्षित जगह खोजकर प्लेन को हार्ड लैंडिंग करानी थी। हार्ड लैंडिंग के प्रोसेस को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफिसर ने न्यू ऑरलिंस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे की कॉल दी। पायलट्स ने एटीसी से एयरपोर्ट के आसपास मौजूद किसी दूसरे लैंडिंग साइट की जानकारी मांगी। इसके बाद एटीसी ने पायलट्स को एक ऑल्टरनेटिव लैंडिंग साइट की इंफॉर्मेशन बताई, लेकिन पायलट्स जानते थे कि जिस तेजी से उनका प्लेन नीचे आ रहा था वो एटीसी की बताई इस ऑल्टरनेटिव लैंडिंग साइट पर नहीं पहुंच सकते थे। इस बीच कैबिन क्रू ने प्लेन को पानी पर लैंड करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना शुरू कर दिया। प्लेन की ऊंचाई तेजी से कम होती जा रही थी और कुछ मिनट के बाद प्लेन बादलों से भी नीचे आ गया। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद पायलट्स प्लेन की विंडो के नीचे से ग्राउंड को देख सकते थे। पायलट ने देखा कि उनके नीचे एक बड़ी और सीधी कैनाल मौजूद है।
पानी में हार्ड लैंडिंग करने के लिए काफी दूर तक एक स्ट्रेट लाइन में पानी का होना जरूरी होता है। ये कैनाल हार्ड लैंडिंग के लिए इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती थी। इसलिए कैप्टन डार्डानो ने अपने प्लेन को इसी कैनाल में डिच कराने के लिए लाइन अप करना शुरू कर दिया। ये पल कैबिन क्रू और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था। पायलट्स ये नहीं जानते थे कि क्या सामने दिख रही कैनाल में उनके प्लेन को लैंड करने के लिए इनफ पानी मौजूद है। हालांकि सारी आकांक्षाओं के बीच कोई और ऑप्शन ना होने के कारण कैप्टन डार्डानो लगातार हार्ड लैंडिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते रहे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो इस प्लेन के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल हार्ड लैंडिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए को पायलट की नजर प्लेन की विंडो से दिख रही बड़ी बड़ी घासों पर गई। शुरू में तो को पायलट को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चंद सेकंड के बाद सिचुएशन पूरी तरह क्लियर हो गई। को पायलट को अपने सामने जो घास दिख रही थी वो लेवी थी। आसान भाषा में लेवी घास का एक बड़ा और कम चौड़ाई वाला मैदान होता है जिसे आमतौर पर कैनाल के दोनों तरफ बनाया जाता है ताकि अगर कभी कैनाल में ओवरफ्लो हो तो आसपास के एरियाज में पानी ना जा सके। ये लेवी नासा की एक असेंबली फैसिलिटी के किनारे पर मौजूद थी, जिसे देखने के बाद को पायलट्स ये समझ गए थे कि प्लेन की लैंडिंग के लिए पानी से ज्यादा सुरक्षित जगह ये घास का मैदान हो सकता था। ये देखने के बाद को पायलट कैप्टन डार्डानो को अपने प्लेन को इस घास के मैदान पर लैंड करने के लिए सजेस्ट किया। कैप्टन डार्डानो के लिए सजेशन कुछ अजीब था, लेकिन इन मुश्किल पलों में दिखने वाली छोटी उम्मीद भी बेहद महत्वपूर्ण थी। अब कैप्टन डार्डानो को ये फैसला करना था कि वो अपने प्लेन को पानी में डिच करेंगे या घास के मैदान पर हार्ड लैंडिंग कराएंगे। कैप्टन डार्डानो ये अच्छी तरह से जानते थे कि उनका ये फैसला 38 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स की जिंदगी का फैसला साबित हो सकता था। कुछ सेकंड सोचने के बाद कैप्टन ने को पायलट की सजेशन को मानने का डिसीजन लिया। इसके बाद कैप्टन ने अपने प्लेन को हल्का सा डिविएट करके घास के इस बड़े मैदान के साथ अलाइन कर लिया। अब गुजरने वाला हर एक पल प्लेन के 38 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से था। अगर प्लेन पर से पायलट्स का कंट्रोल थोड़ा भी हटता तो ये घास के दोनों तरफ मौजूद पानी में क्रैश होकर एक आग के गोले में बदल जाता। हालांकि ऐसे समय में कैप्टन और को पायलट के शानदार अनुभव और बेहतरीन कोऑपरेशन ने ऐसी किसी भी अनहोनी को रोके रखा। इसके साथ ही कैप्टन डार्डानो के लिए एक बड़ी चुनौती सिर्फ एक आंख से इस काम को अंजाम देना था। इंसानी शरीर में 2 आंखें इसलिए होती हैं ताकि इंसान अपने सामने मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी या गहराई को अच्छे से एस्टिमेट कर सके, लेकिन कैप्टन डार्डानो के पास ये मौका नहीं था क्योंकि सालों पहले ही वो अपनी एक आंख खो चुके थे और आज उन्हें ये काम अपनी बची हुई एक आंख के सहारे ही करना था। घास का मैदान शुरू होने से पहले एक सीमेंट की दीवार थी। कैप्टन को यह अश्योर करना था कि प्लेन दीवार को पार करने के बाद ही घास को टच डाउन करे और घास के मैदान के खत्म होने से पहले रुक जाए। प्लेन के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर्स को लग रहा था कि अगले कुछ पलों में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे और प्लेन काफी तेजी से नीचे आ रहा था। इससे पैसेंजर्स की घबराहट और बढ़ गई थी। हालांकि इन सब से इतर कैप्टन डार्डानो अपने केबिन क्रू के साथ इस प्लेन को घास के मैदान पर सुरक्षित लैंड करने की जद्दोजहद में जुटे थे। घबराहट के इस भयानक माहौल के बीच प्लेन ने सीमेंट की दीवार को पार किया और पहले प्लेन के पिछले हिस्से ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से टच डाउन किया। अचानक प्लेन के अंदर इतना तेज झटका लगा कि सभी अपनी जगह से थोड़ा सा उछल गए और पैसेंजर्स की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की रील की तरह घूम गई। क्योंकि कैप्टन के साथ कैबिन क्रू लगातार प्लेन को रोकने की कोशिश में जुटा था। प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, इसलिए पायलट्स प्लेन को रोकने के लिए रिवर्स थ्रस्ट का सहारा नहीं ले सकते थे। इसलिए टच डाउन के तुरंत बाद पायलट्स ने प्लेन के स्पॉयलर्स को डिप्लॉय कर दिया और व्हील्स के मैकेनिकल ब्रेक्स को धीरे धीरे बढ़ाने लगे।
कुछ सेकंड्स के बाद कैबिन क्रू की इन कोशिशों ने प्लेन को भयानक मंजर से बचा लिया और प्लेन के पहिए थम गए। पायलट्स के लिए यह मौका खुद को और पैसेंजर्स के साथ साथ इस प्लेन को मौत के मुंह से बाहर निकालने जैसा था। अब ये प्लेन रुक गया था और इसके कुछ मिनटों के बाद ही कोस्ट गार्ड्स की टीम ने सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया। बाद में नेशनल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NTSB ने इंसिडेंट की काफी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की। NTSB ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालांकि प्लेन के इंजन अमेरिकी अथॉरिटीज से घने बादलों के बीच उड़ने के लिए सर्टिफाइड थे, इसके बावजूद ये इंजन 28 मई 1988 को गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसमान में मौजूद घने बादल, भारी बारिश और बर्फ में बड़े टुकड़ों को नहीं झेल सके। इंजन्स के फेल होने का कारण इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी का पहुंचना था। दरअसल जब ये प्लेन खराब मौसम के क्षेत्र में दाखिल हुआ तो मौसम इतना खराब था कि भारी मात्रा में पानी प्लेन के इंजन्स में जाने लगा। प्लेन के इंजन्स को बचाने के लिए पायलट्स ने लगातार इंजन के इग्निशन को ऑन रखा, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हुआ और दोनों इंजन्स फेल हो गए। एविएशन की दुनिया में हर हादसा कुछ ना कुछ सिखाता है। फ्लाइट 110 के साथ हुए इस हादसे के बाद CFM56 इंजन्स में एक और सेंसर ऐड किया गया ताकि भारी मात्रा में पानी के अंदर जाने पर भी इंजन लगातार चलता रहे। साथ ही इंजन की नोज और फैन ब्लेड्स को भी मॉडिफाई किया गया ताकि खराब मौसम में ये इंजन को बंद ना होने दे। बाद में इस इंजीनियर्स की टीम ने इस साइट पर पहुंचकर इस प्लेन के इंजन चेंज किए और कुछ महीनों तक चले रिपेयर वर्क के बाद ये प्लेन दोबारा उड़ान भरने लगा और फिर अलग अलग एयरलाइंस में कई सालों तक फ्लाई किया। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप अगला इंसिडेंट जिस भी प्लेन इंसिडेंट पर चाहते हैं उसे नीचे कमेंट में लिख दें।